तो चलो अब खड़े हो जाओ क्योंकि अब हमें हमारे बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत जो करना है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक हरे बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आज हमें इतना अचानक कैसे बुलाया, क्योंकि पिछली बार तो हमें उस बुढ़े आदमी को मारने से मना कर दिया था क्योंकि उस डोर पवेल की फट गई थी। तो इस बार उसने हमें उस बुढ़े आदमी को मारने की हाँ कैसे कर दी, जिसे सुनकर उसका बूढ़ा सा साथी उसे कहता है कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक मुझे इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। और तभी उनके पीछे से एक आदमी कहता है कि बस अब बहुत बातें हो गई, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो और सावधान रहो क्योंकि मुझे बताया गया है कि यहाँ आसपास मेज हो सकते हैं। जिसे सुनकर उनका बूढ़ा सा साथी कहता है कि अरे व्हाइट टावर वाले मेज ही तो हैं, हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही कमज़ोर होते हैं। फिर वो ग्रीन वाल वाला बंदा कहता है कि यार मैं तो उन मेज से लड़ाई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने तो कभी किसी भी मेज से लड़ाई नहीं की है, तो क्या लीडर मैं सबसे पहले अंदर जाऊँ? और ऐसा वो उस लाल बाल वाले बंदे से पूछता है। और जब उनका लीडर हाँ कर देता है तो वो ग्रीन वाल वाला बंदा उस एल्डर इवान के घर को अपनी चाबी से खोलने लगता है और वो सोच रहा होता है कि लगता है बुढ़ा सो रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीन बालों वाला बंदा अपने हाथ में चाकू लेकर बेड के पास बढ़ रहा होता है और कहता है कि इसे मारना तो बहुत ही आसान है और यहाँ आसपास कोई मेज भी नहीं है, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। पर तभी वो थोड़ा चौंक जाता है और जल्दी से अपने पीछे पलट कर देखता है क्योंकि उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर ने विंड बुलेट मैजिक कास्ट कर रखा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब तो बहुत लेट हो चुकी है, और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उस विंड बुलेट को उस ग्रीन वालों वाले बंदे के ऊपर छोड़ देता है और पट्ट से लगता है एक हेडशॉट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि विंड बुलेट मैजिक इतना बुरा भी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि विंड बुलेट मैजिक उन्हीं मैजिक में से एक है जो कि ऑस्कर क्रूसियन ने बनाए थे, और इस मैजिक को यूज करने से ऐसी विंड बनती है जो कि बंदूक की गोली जितनी ताकतवर और तेज होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घर से बाहर आते हुए कहता है कि मैंने एक को तो निपटा दिया, अब केवल 3 ही बचे हैं। पर जब वो सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने केवल 2 ही बंदे खड़े थे, जिनमें से वो लाल बालों वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि मैक्स यानी वो ग्रीन बाल वाला कहाँ पर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तुम्हारा साथी, उसे तो मैंने हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया है, अब वो तुम्हारे उठाने से भी नहीं उठेगा। और हमारी मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर उनका बूढ़ा साथी कहता है कि मैंने तो उसे पहले कहा ही था कि सावधान रहे, पर वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, अब देखो मर गया ना साला। और वो लाल बालों वाला बंदा जो कि इनका लीडर है वो कहता है कि मुझे उस ग्रीन बाल वाले बंदे मैक्स की मौत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम जल्दी से मुझे ये बता दो कि वो बुढ़ा इवान कहाँ पर है। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर नहीं बताया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिसे सुनकर वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि लगता है बेटे तेरे दिन भर गए हैं, अब तू मरना चाहता है। और ऐसा कहते हुए अपने बूढ़े साथी को हमारे मेन कैरेक्टर को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिसे सुनकर उसका बूढ़ा साथी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी हथियार से हमला कर देता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर एक चुटकी बजाकर अपने सामने विंड शील्ड बना लेता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को एक खरोच भी नहीं आती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी विंड शील्ड में से निकल जाता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था तू कोई लल्लू पल्लू मेज है, पर नहीं, तू तो एक समझदार मेज है। और तभी वो बूढ़ा आदमी अपने हथियार को ऊपर उठा लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी विंड बुलेट बनाने लगता है, पर तभी वो बूढ़ा आदमी अपने हथियार को 2 भागों में बांट देता है, जिससे उसके दोनों हाथों में अब हथियार आ चुके होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरा हथियार बहुत यूनिक है, इसीलिए बेटा अब तेरा खेल खत्म हुआ। ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने हाथों में 2-2 विंड बुलेट बना लेता है और अगले सीन में वो दोनों विंड बुलेट को उस बूढ़े आदमी के हथियार पर छोड़ देता है। जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा जो कि ऐसी हालत में है जहां पर मैं उसे एक अटैक में मार सकता हूं, पर फिर भी उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी के दोनों हथियार उस विंड बुलेट के कारण टूट जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक और विंड बुलेट बना ली होती है, पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आसपास खतरा महसूस होता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के पीछे से किसी ने गोली चला दी होती है, जो कि उस बूढ़े आदमी के सिर से होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाकर लगने ही वाली होती है। पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, पर वो गोली इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर की शील्ड को भी तोड़ देती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के गाल पर थोड़ी चोट लग जाती है। और हमें पता चलता है कि वो गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी का साथी वो लाल बाल वाला होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह शॉक होते हुए देखकर वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
इसमें इस बुढ़े की गलती है क्योंकि वो सावधान नहीं था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर ये तो तुम्हारा साथी था ना। और वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि हाँ ये मेरा साथी तो था पर टेम्पररी, क्योंकि इसके जैसे बुढ़े मुझे बहुत मिलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तेरे हाथ में कौन सा खिलौना है। और वो लाल बाल वाला बंदा अपनी गन को रीलोड करते हुए कहता है ये तुझे खिलौना लग रहा है बेटा, ये खिलौना बहुत महंगा है और ये तुझे भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो चल मैं तुझे इस बंदूक की कुंडली बताता हूँ। इस बंदूक के अंदर 3 मैजिक कास्ट है। पहला है एक्सेलरेशन, दूसरा एनहांसमेंट और तीसरा पेनिट्रेशन। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना? जिसे सुनकर वो लाल बाल वाला बंदा चौंकते हुए कहता है क्या तुझे इस चीज के बारे में कैसे पता? और हमारा मेन क्रिकेटर कहता है ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तभी तो मैं इस बंदूक की गोली को ब्लॉक नहीं कर पाया। जिसे सुनकर वो लाल बाल वाला बंदा कहता है तो अच्छा, मैंने सोचा तू केवल एक घमंडी और रईस बच्चा है, पर तेरे अंदर तो टैलेंट भी है। तो बता तू क्या मेरे साथ काम करना चाहेगा? मैं तुझे बहुत अच्छा पैसा दूंगा। और हमारा मेन क्रिकेटर उसे साफ साफ इनकार कर देता है। और वो लाल बाल वाला बंदा कहता है तो ठीक है, अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जिसका मतलब मैं तुम्हें अब मार सकता हूं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर छुपकर लेटा हुआ होता है, क्योंकि वो लाल बाल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरी विंड बुलेट उसकी गोली से धीरे चलती है, जिस कारण अगर हम आमने सामने लड़ें तो मैं मर सकता हूं। और तो और मेरा आधा माना भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए मुझे एक ऐसी ओपनिंग ढूंढनी होगी जिससे मैं इसे एक ही अटैक में खत्म कर पाऊं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें यह भी बताता है कि मैंने एनालाइज किया है कि जब वो 2 गोली शूट कर देता है तो उसके बाद वो थोड़ी देर रुक जाता है, जिसके बाद वो 1.4 सेकंड बाद में वापस से शूट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाल बाल वाला बंदा घूम घूम कर हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि अबे चूहे अपने बिल में छुप गया क्या? पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि अब उसके पास केवल एक ही बुलेट बाकी है। अगर मैं उसे 1.4 सेकंड में हरा दूं तो मैं उससे जीत सकता हूं। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर एक्सीलरेट मैजिक का यूज करके उस लाल बाल वाले बंदे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे वो लाल बाल वाला बंदा भी महसूस कर लेता है और अपने बंदूक को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ करते हुए कहता है तो तू यहां पर छुपा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने चारों ओर विंडशील्ड भी बना ली होती है। और वो लाल बाल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को टारगेट करते हुए कहता है तू तेज तो है पर तू मेरी ट्राइटी को नहीं हरा सकता है। और ऐसा कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी लास्ट बुलेट को भी शूट कर देता है, जो बुलेट जाकर हमारे मेन कैरेक्टर की शील्ड से टकराती है। और ये सब देखकर वो लाल बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा करता है जिससे वो बुलेट डाइवर्ट होकर उसके पीछे चली जाती है। और ये सब देखकर वो लाल बाल बंदा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बहुत ही घबराते और हड़बड़ाते हुए अपने बंदूक को रीलोड करने लगता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आकर अपनी विंड बुलेट को उसके सर पर रख देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबराने लगता है और कहता है पर तेरे जैसा कमजोर मेज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात को पूरा होने से पहले उसे खत्म कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लाल बाल वाले बंदे की लाश के पास जाकर उसकी गन को उठा लेता है और कहता है तो अच्छा, ये वही गन है जिसको वो ट्राइटी बुला रहा था, जिसके अंदर 3 मैजिक स्पेल कास्ट हैं। वैसे ये बंदूक तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसे रोकने में तो मुझे भी परेशानी हुई थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि उसने उस लाल बाल वाले बंदे की गोली को कैसे डाइवर्ट किया। सबसे पहले तो उसने अपने विंड शील्ड को अंदर से एनहांस कर लिया, जिस कारण वो अंदर से मजबूत हो गई। फिर उसने बाहर वाले भाग को फ्लेक्सिबल कर लिया, जिस कारण जब वो गोली शील्ड से टकराई तो वो फिसल कर पीछे चली गई। और अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो मैं अभी ज़मीन पर लेटा हुआ होता। तो चलो, जब मैं व्हाइट टावर जाऊंगा तब मैं जाकर इस बंदूक के ऊपर रिसर्च करूंगा, पर सबसे पहले जाकर मुझे फ्रैंक और इवान से मिलना होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने 4 लोगों को असेंस किया था, जिनमें से मैंने 3 लोगों को तो ठिकाने लगा दिया, अब बचा केवल एक बंदा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फ्रैंक और इवान को दिखाया जाता है, जो कि उसी चौथे बंदे के सामने खड़े होते हैं। फिर फ्रैंक इवान से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, और इवान कहता है पर तुम? और फ्रैंक कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूं, और अगर आप यहाँ पर खड़े रहेंगे तो मैं ढंग से नहीं लड़ पाऊंगा, इसीलिए आप जल्दी से यहाँ से जाइए। और फ्रैंक की इस बात को सुनकर इवान वहां से जाते हुए कहता है तो ठीक है, अपना ध्यान रखना। और ये सब देखकर वो काले बाल वाला बंदा कहता है कि सच में यार, तुम व्हाइट टावर वाले कितनी नौटंकी करते हो। और फ्रैंक कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे तुम क्या इवान का पीछा नहीं करोगे या तुम मुझे मारने आए हो।
और वो ब्लैक बाल वाला कहता है कि तुझे मारने, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, और वैसे लगता है कि तूने उस बूढ़े आदमी को आगे इसीलिए भेजा ताकि मैं उसके पीछे जाऊं और तू यहां से बचकर भाग सके, और वैसे मेरा गोल उस बूढ़े आदमी को मारना ही है, पर मैं क्यूरियस हूं कि एक व्हाइट टावर का मेज कितना ताकतवर हो सकता है, तो चलो तुम्हें मार के चेक कर लेता हूं। और ऐसा कहते हुए हमारे फ्रैंक के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, और हमारा फ्रैंक भी उसके ऊपर विंड कटर मैजिक का यूज कर देता है, पर वो किलर उसे अपनी तलवार से काट देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था, अब तुम्हें मारने में मजा आएगा। और ऐसा कहते हमारा फ्रैंक के सीने में तलवार घुसाने ही वाला होता है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरी तलवार तो इसके सीने में फंस गई है। पर तभी फ्रैंक उसकी तलवार को पकड़ लेता है और अगले ही सीन में फ्रैंक उसके गले को विंड कटर मैजिक से काट देता है, जिससे वो आदमी मरकर नीचे गिर जाता है। और फ्रैंक बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि मैं कोई नॉर्मल मेज नहीं बल्कि एक यूनिक मेज हूं। और हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके सीने में एक विंड का होल बन चुका होता है। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर भी पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है, जो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्रैंक एक स्पेशल मेज है और इसके पास तो गॉड ऑफ विंड की भी पावर है। तो इसका मतलब फ्रैंक के पास ऐसी पावर है जिससे वो अपने शरीर के किसी भी भाग को, या कहें तो वो अपनी पूरी बॉडी को विंड में बदल सकता है, जिससे फ्रैंक के ऊपर कोई भी ओपी स्किल जैसे कोई स्वॉर्ड की और मैजिक काम नहीं करेगा। इवन मैं, जो कि पिछली लाइफ में मैजिक टावर का मास्टर रह चुका हूं, मैंने भी इस मैजिक के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, और उस किताब में लिखा था कि 7th मैजिक टावर का मास्टर ऐसे मैजिक का यूज़ किया करता था, जो कि एक स्पेशल टाइप का मैजिक था। पर मैंने नहीं सोचा था कि एक फ्रैंक जैसा लड़का उस टाइप के मैजिक को यूज़ कर सकता है। और ऐसा कहते हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंक थोड़ा चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा इस किलर का कोई और भी साथी है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम उनकी चिंता मत करो, मैंने उन्हें संभाल लिया है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हुई इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। और वैसे इवान कहाँ गया, वो तो तुम्हारे ही साथ था। जिसे सुनकर फ्रैंक थोड़ा चौंकते हुए कहता है अरे हाँ, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया, और चिल्लाते हुए कहने लगता है इवान तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, अब खतरा टल चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को देखते हुए कहने लगता है कि ये बंदा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर इसे मैं अच्छे से ट्रेन करूं तो ये कई हाई इमेज से ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे लगता है इवान वहाँ पर गया है, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी वहाँ से महसूस हो रही है, तो चलो हम भी वहाँ पे चलते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इवान के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर इवान हमारी मेन कैरेक्टर फ्रैंक को थैंक यू कह रहा होता है, और उसने फ्रैंक को तो बहुत ही ज़ोर से गले लगा लिया होता है। और वो फ्रैंक से कहता है थैंक यू बेटा, अगर तुम नहीं होते तो क्या पता मैं आज जिंदा बच भी पाता या नहीं। जहाँ पर फ्रैंक शर्माते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मैंने इतना कुछ नहीं किया है, मैं तो बस ऐसे ही अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं फ्रैंक, मुझसे वो एक स्पोर्ट्समैन बच गया था, अगर तुम ना होते तो आज बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, तो सच में आज तुमने इस बूढ़े आदमी इवान की जान बचाई है। और ये सब सुनकर तो हमारा फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। फिर फ्रैंक कहता है बस बस बस, मेरी इतनी तारीफ करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। और इवान कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है, क्योंकि अगर उसका असैसिनेशन मेरे ऊपर काम नहीं किया तो वो मुझे किसी दूसरे तरीके से मरवाने की कोशिश करेगा। फिर फ्रैंक कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि ये पवल टवल है कौन साला, और इसको आपकी ही ज़मीन क्यों चाहिए। जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी इवान बताता है क्योंकि मेरी ज़मीन पूरे सीरीन में सबसे बड़ी और सबसे परफेक्ट जगह पर है,